नमस्कार, मेरा नाम है नेहा सिंह और आज मैं शुरू कर रही हूँ चैप्टर 3 ज्योग्राफी क्लास 10th जल संसाधन का तीसरा पार्ट। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि कैसे जल की दुर्बलता हमें देखने को मिल रही है। हमें ज़रूरत है उसे प्रॉपर प्रबंध करने की कि किसी भी एरिया में किसी भी जगह पर जल आपूर्ति को ईजिली और उपलब्ध कराया जा सके और किसी को भी जल का अभाव ना झेलना पड़े। अगले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो बहुउद्देशीय परियोजना जो बांध हैं उनकी क्या उपयोगिता है और उनको कैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है, जिसमें कि एक मुख्य जो सेज है, मुख्य जो कहावत है वो कही गई है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि आधुनिक भारत के मंदिर कह सकते हैं हम बांधों को या डैम को। फिर हमने यहाँ पर 2 केस स्टडी भी देखी थी, एक सरदार सरोवर बांध गुजरात की और दूसरी देखी थी कृष्णा गोदावरी महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सरकारों के बीच में। आज के मुख्य जो चैप्टर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैप, और आपके कोर्स में इस चैप्टर से मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है और अलग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें आपको इसमें बहुत सारी नदियाँ और बहुत सारे जो डैम हैं वो बांध हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ये सारे नहीं देखने हैं। हमें आपको आपके कोर्स के हिसाब से कुछ ही बांध दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आपके कोर्स में दिए हुए हैं और उनको ही हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सलाल प्रोजेक्ट। ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये जम्मू एंड कश्मीर में सलाल प्रोजेक्ट से नाम से ये डैम बनाया गया है। दूसरा है भाखड़ा नांगल, ये हमने अभी पिछले पैराग्राफ में भी पढ़ा था, जो कि सतलज और ब्यास नदी पर पंजाब में बनाया गया है। दूसरा हम देखते हैं टिहरी, ये उत्तराखंड में स्थित बांध है और ये गंगा नदी पर बनाया हुआ है। अगला देखते हैं राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल नदी पर बनाया हुआ राजस्थान में स्थित बांध है। अगला हम देखते हैं हीराकुंड, जो कि महानदी पर बनाया हुआ बांध है। इसके साथ ही अगला बांध जो इम्पॉर्टेंट है वो है नागार्जुन सागर बांध, जो कि तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बांध थे जो कि आपके कोर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको आपको लर्न करना है इनकी नदियों के साथ में और इनके स्टेट्स के साथ में। तो इनको आप ध्यान से देख लें कि भाखड़ा नांगल, टिहरी, सलाल, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन, ये कुछ और नदियां हैं जैसे तापी, नर्मदा, गंगा हम जानते ही हैं। तो ये कुछ नदियां हैं और कुछ उन पे बांध हैं जो कि हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी ज़रूर आते हैं मैप वर्क में। चलिए अगला पेज देखते हैं हम। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर विडंबना ही है कि बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं जिन पे कि तलछट जमा हो जाता है। तलछट मतलब जब नदी बहती है तो उसके साथ में जो मिट्टी, जो भी कंकड़, पेड़ पौधे, जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम तलछट कहते हैं और बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। मतलब हमने बांध तो बनाए थे कि बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन नदियों के साथ बहुत सारा तलछट आने की वजह से ही हमें कई बार बाढ़ का सामना और ज़्यादा करना पड़ता है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल हो जाते हैं। आपने पढ़ा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा हुई और जिनके दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति विकट हो गई थी। बाढ़ों ने न केवल जान माल का नुकसान किया बल्कि मृदा अपरदन भी हुआ। मतलब बहुत सारे पेड़ जो जगह थे उनकी जो ऊपरी सॉइल थी वो भी अपनी जगह से हट गई। जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ है तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या से जूझती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने,
की संभावना भी बढ़ जाती है। मतलब हम जो इतने बड़े बड़े डैम्स अगर हम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो अलग अलग तरीक़ों की मशीनरी, अलग अलग तरीके की खुदाई हम करते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक या भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां भी होती हैं और फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। तो ये कुछ इनके दुष्प्रभाव बताए गए हैं कि बहुत ज़्यादा अगर हम बांध बना देंगे हर नदी पे, हर जगह पर, तो उनके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अगला जो पैराग्राफ है वो है वर्षा जल संग्रहण। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र या राज्य हैं जिन्होंने वर्षा जल संग्रहण पर बहुत ध्यान दिया। वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक और आर्थिक पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारत विकल्प हो सकते हैं। स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूमि जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए गए हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल, इस वर्ड को ध्यान देंगे, लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदियों की धारा में रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बना ली गई हैं। राजस्थान में, अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें, तो राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी तरीका आम है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई गई हैं। शुष्क और अर्धशुष्क मतलब ड्राई या एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में खेतों में वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बना दिए गए हैं ताकि मृदा को संचित किया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। मतलब इन्होंने आपको अलग अलग तरीके से बताया कि कहाँ पर हम किस तरीके से पानी का संग्रहण करते हैं, या जो मृदा अपरदन हमें देखने को मिलता है, जो मिट्टी हट जाती है ऊपरी लेयर, उसको बचाने के लिए अलग अलग राज्यों में किस तरीके से लोगों ने नई नई टेक्निक्स निकाली हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों से विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक या टांका हुआ करते हैं। इसका आकार लगभग एक बड़े कमरे जितना होता है और फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग है। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब भी पानी बरसता है उस पानी को हम एक बड़े बड़े टैंकर्स में जुटा लेते हैं और बाद में इसे अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हैंडपम्प के माध्यम से, ये बेकार पड़े हुए कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। घरों की ढलवा छतों की वजह से वो पाइप द्वारा जुड़े होते हैं और भूमिगत टंके में वो पानी अपने आप संग्रहित हो जाता है और जिसकी वजह से इसके बाद होने वाली वर्षा का संग्रहण किया जाता है। टांका में अगली वर्षा ऋतु संग्रहित किया जाता है। मतलब ये सोच के करते हैं कि अगली बार जब तक पानी नहीं बारिश हो रही है तब तक हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। दुख की बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। अब वहाँ पर राजस्थान में एक नई योजना आई थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी नहर योजना। अब इसके आने की वजह से पानी जो है वो थोड़ा नहर के माध्यम से आने लगा, तो लोगों ने अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कम कर दी है। भारत के कई ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का तरीका प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी आपको केस स्टडी बताइए। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर में ग्रामीण घर के जल आवश्यकता पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई है। ये गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित कर चुका है। मतलब ये इसी वजह से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से ये गांव फेमस हो चुका है, जहां पर लगभग 200 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो पानी है वो बचाया जाता है, जल संग्रहण किया जाता है। तो ये तो इन्होंने आपको केस स्टडी बता दिया अलग अलग तरीके से। और भराई के साथ साथ संग्रहण 80% तक और 50,000 मीटर जल संग्रहण उपयोग
किया जा सकता है। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है और इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मतलब सरकार ने ही निश्चित कर दिया है कि हर किसी को ज़रूरी है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि छतों का जो पानी है वो आप एक जगह इकट्ठा करो और उनको फिर अलग अलग कामों में, सिंचाई में उनको उपयोग में लाओ। इसी तरह एक और केस स्टडी दी है मेघालय राजधानी शिलोंग में, जहाँ पर छत का वर्षा जल संग्रहण किया जाता है क्योंकि यहाँ पर भी पानी की कमी होती है। अब हम सोचेंगे कि जो शिलोंग है, मेघालय है, वहाँ का जो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मानेसराम या चेरापूंजी जगह है जो लगभग शिलोंग से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी हमें शिलोंग में पानी की कमी देखने को मिलती है और इसी वजह से वहाँ पर घरेलू जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पूरी की जा सकती है। ये चैप्टर अब यहीं पर फिनिश होता है और इसमें अगले पार्ट में बताया गया है बांस ड्रिप सिंचाई, है ना, ड्रिप इरिगेशन कैसे करते हैं। बांस की लंबी लंबी बांस होती हैं, उनको काट देते हैं, उनमें छोटे छोटे छेद बना देते हैं जिससे कि पानी धीरे धीरे रिसता रहे और जो प्लांट हैं उनको पानी मिलता रहे। तो आप ये क्वेश्चंस अपने आप लगाएं और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।